आइए आज हम बात करते हैं भारत का दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका के साथ संबंध। इस विषय में प्रथम भाग पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से भारतीयों का संपर्क अनेक क्षेत्रों के साथ, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ रहा था और किस प्रकार से हमारा देश वस्तुतः प्राचीन काल में बृहत्तर भारत का निर्माण करता था। इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से बृहत्तर भारत स्थापित हुआ, उसके क्या कारण थे, किन कारणों से प्राचीन काल में भारतीयों ने विदेशियों के साथ संपर्क किया था, उसके साधन क्या क्या थे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके पश्चात बर्मा के साथ, जो ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता है, हुनन या कंबोडिया, कंबुज, ये भी कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ किस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे संपर्क थे, संबंध थे। फिर थाईलैंड और अंत में मलेशिया या मलाया के साथ किस प्रकार से हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि संपर्क थे तथा किस प्रकार से भारतीयता के प्रमाण प्राचीन काल में वहाँ प्राप्त होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि। भारत के विषय में विशेषकर विदेशी इतिहासकारों में यह धारणा है कि प्राचीन काल में भारतीयों का संबंध विदेशों से नहीं था तथा भारतीय कूपमंडूक प्रकृति के थे। कूपमंडूकता का अर्थ आप जानते होंगे, कुएं के मेंढक से इसका अर्थ होता है कि भारतीय थे, भारत के भीतर ही सीमित थे, उससे बाहर नहीं जाते थे, कूपमंडूक थे, कुएं के मेंढक थे। इस तरह के आरोप विशेषकर विदेशी इतिहासकार लगाते हैं और अज्ञानतावश हमारे देश के इतिहासकार भी, इतिहास के विद्यार्थी, इतिहास के प्रोफेसर्स भी ऐसा मान लेते हैं कि वास्तव में प्राचीन काल में हमारा विदेशों के साथ संपर्क नहीं था और इससे हीन भावना से भी ग्रसित होते हैं कि वास्तव में हमने कोई संपर्क नहीं किया। वर्जनशीलता हमारे यहाँ थी, समुद्र में जाना उचित नहीं माना जाता था, धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी धारणा आधुनिक काल में, अंग्रेज़ों के काल के आते तक हुई थी। इस तरह की बातें प्रचलन में हैं, किंतु विदेशी इतिहासकारों द्वारा स्थापित यह धारणा नवीन शोधों और अनुसंधानों से पूर्णतः गलत प्रमाणित होता है। प्राचीन काल में भी बृहत्तर भारत था, ये धारणा स्थापित हो जाती है नवीनतम शोधों से। यह प्रमाणित होता है कि भारत का संबंध प्राचीन काल से विश्व के अनेक भागों से प्रगाढ़ रूप से था, घनिष्ठ रूप से था और आज भी उसके प्रमाण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन प्रमाणों से स्पष्टीकरण इस तरह का होता है कि इन प्रमाणों को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण हजारों की संख्या में हैं और उनकी परंपराओं में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हम अभी चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमारे संबंध थे, चाहे धर्म के नाम पर हों, व्यापार के नाम पर हों, भाषा के किसी भी रूप में, राजनीतिक रूप में, उपनिवेश के रूप में हमारे संबंध दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और उत्तर के एशियाई देशों के साथ भी, पश्चिम में यूरोप के साथ भी, इन सभी क्षेत्रों से हमारे संपर्क रहे थे। यद्यपि पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और श्रीलंका के साथ ही संबंधों की चर्चा करेंगे, किंतु हमारा संपर्क अन्य देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ भी हमारा घनिष्ठ संपर्क रहा था, जिसके प्रमाण पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार भारशिव वाकाटक युग में बृहत्तर भारत को भारतवर्ष का अंग माना जाता था। मत्स्य पुराण में पहली बार इस बात को मान्यता प्रदान की गई है। हिमावत और समुद्र के बीच, हिमावत से अर्थ हिमालय से है, हिमालय पर्वत से है, हिमावत और समुद्र के बीच भारतवर्ष स्थित है, किंतु 8 अन्य द्वीपों में रहने वाले भारतीयों के कारण वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सभी द्वीप पूर्व दिशा में स्थित थे। ये इन्होंने लिखा है डॉक्टर के.पी. जायसवाल। मसूदी, जो कि विदेशी इतिहासकार है, वह लिखता है, भारत उस समय भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था और उसकी सीमा जबाग, जो सुमात्रा या बृहत्तर जावा कह सकते हैं, शैलेंद्र साम्राज्य जहाँ पर स्थापित हुआ था, तक थी, जहाँ इन द्वीपों का शासक राज्य करता था। इन बातों से,
इन विद्वानों के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भी भारतीयों का संपर्क विदेशों के साथ था। किन कारणों से था, इस पर हम विचार करेंगे। और क्या साधन थे बृहत्तर भारत अथवा भारतीय संस्कृति के विदेशों में विस्तारित होने के कारण क्या थे। इसके पहले कि हम इस पर विचार करें, मैं बृहत्तर भारत का अर्थ भी आपको स्पष्ट कर दूं। बृहत्तर भारत से अर्थ बड़ा भारत, विस्तृत भारत। किस रूप में विस्तृत था? चाहे राजनीतिक रूप में, चाहे सांस्कृतिक रूप में, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारे देश की कला हो, हमारे देश की भाषा हो। कलाओं में फिर आप देख सकते हैं स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, ललित कलाएं जितनी भी थीं उन कलाओं के माध्यम से हो तो सांस्कृतिक कारण से संपर्क होगा। चाहे व्यापारिक रूप में हमारे उनके साथ घनिष्ठ संबंध रहे हों, जब व्यापारिक संबंध होते हैं तो स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। तो धर्म, भाषा, संस्कृति, व्यापार या राजनीतिक रूप में, किसी भी रूप में भारतीयों का प्रभाव जिन जिन क्षेत्रों से था प्रगाढ़ रूप से, उन सभी को मिलाकर बृहत्तर भारत की संज्ञा दी जाती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बृहत्तर भारत जिनके साथ भारतीयों का या भारत का प्रगाढ़ संबंध किन्हीं न किन्हीं कारणों से रहा होगा, वह क्षेत्र बृहत्तर भारत का क्षेत्र कहलाता है। तो इसी के कारण पर हम विचार कर रहे हैं, साधन देख रहे हैं। पहला था व्यापारिक कारण। भारतीय संस्कृति के विदेशों में फैलने के प्रमुख कारणों में एक कारण व्यापारी कारण था। व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापारिक संपर्क हमारे देश का हुआ अन्य देशों के साथ। इसमें चीन के साथ, यूनान के साथ, ईरान के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, जो हमारे विषय वस्तु है अध्ययन का, जितने द्वीप हैं इन सब पर हम क्रमशः विचार करेंगे। तो इन सभी के साथ हमारे व्यापारिक संपर्क थे, और व्यापारिक संपर्क जब प्रगाढ़ होते हैं तो स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। न केवल वो भारतीय सामानों पर निर्भर रहे, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हम पर निर्भर होने लगे। तो ये व्यापारिक कारण था, या साधन भी कह सकते हैं। व्यापार ने एक साधन के रूप में भी काम किया बृहत्तर भारत के निर्माण में या अन्य राष्ट्रों के साथ संपर्क में। दूसरा कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों से भारतीयों का संपर्क विदेशों से हुआ। सम्राट अशोक, कनिष्क, इन शासकों के काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी अथवा प्रचारक श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, श्याम, इंडो चाइना तक इन्होंने यात्रा की या यात्रा करके गए और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आज भी इन देशों में बौद्ध धर्म के मानने वालों को देखा जा सकता है, इनकी बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म तथा जैन धर्म का प्रचार और प्रसार भी भारतीय व्यापारियों और भारत के शासकों के द्वारा इन क्षेत्रों में किया गया। स्वाभाविक रूप से जब शासक किसी धर्म को मानता है तो दरबारी भी उसका अनुसरण करने लगते हैं और जनता भी उसका अनुसरण करती है, क्योंकि राजकीय उत्सव बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। राजा किसी धर्म को स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, तो प्रजा भी उसके अनुसार उसके धर्म का आचरण प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह से धार्मिक संपर्क भी हमारा बृहत्तर भारत के निर्माण में प्रमुख कारणों में से एक था। और आज भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, हजारों की संख्या में। वहाँ की परंपराओं में हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक देखे जा सकते हैं। यद्यपि वे देश अब ज़्यादातर मुस्लिम देश हो गए हैं, किंतु अभी भी रामायण का मंचन वहाँ पर होता है, रामलीला वहाँ खेली जाती है। मुस्लिम होते हुए भी कई देशों के रुपये और सिक्कों में जो वहाँ की मुद्रा है उसमें भारतीय प्रतीक चिन्ह, धर्म के प्रतीक चिन्ह उकेरे जाते हैं। हनुमान जी का चित्र, देवी देवताओं के, विष्णु के चित्र आदि प्राप्त होते हैं। तो धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण भारतीयों का संपर्क अन्य देशों के साथ हुआ और बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। राजनीतिक कारणों पर विचार कर लेते हैं। भारतीय शासकों के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित किया गया था तथा भारतवंशियों के द्वारा इन क्षेत्रों में शासन किया गया। चोल वंश ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, विशेष भूमिका उनकी थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जावा से प्रारंभ होकर अन्य सभी द्वीपों में फैल गया था। स्पष्ट है कि इस तरह से भारतीयों का राजनीतिक अधिकार
इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य को खोतान तथा चीनी तुर्किस्तान तक विस्तृत किया था। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा बर्मा के क्षेत्र वर्तमान भारत के राजनीतिक अधिकार के क्षेत्र में निश्चित रूप से रहे थे। इनके स्पष्ट प्रमाण हमारे पास हैं। इस प्रकार से राजनीतिक कारण से भारतीय उपनिवेश बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में स्थापित थे। हम उसकी वृहद चर्चा अभी करेंगे। इसके बाद कला, भाषा एवं साहित्य के कारण भी भारतीयों का संपर्क हुआ, या एक साधन के रूप में इसको हम कह सकते हैं। भारत से प्रभावित इन क्षेत्रों में प्रभाव के साधन के रूप में कला, भाषा, साहित्य प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। स्थापत्य कला विशेषकर मंदिरों के रूप में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, संस्कृत भाषा, पाली भाषा के रूप में इन क्षेत्रों में भारतीय प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण हैं, जो वर्तमान में भी विद्यमान हैं। अतः स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में भारत की भाषा संस्कृत, पाली एवं भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन कारणों से और इन साधनों के रूप में, स्रोत के रूप में, इतिहास के साधन या स्रोत के रूप में ये प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं और बृहत्तर भारत की धारणा को स्पष्ट कर देते हैं हजारों प्रमाणों के साथ। अब हम देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और श्रीलंका के साथ संबंध में। उसके पहले भाग में बर्मा अथवा ब्रह्मदेश, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, यह आप सभी जानते हैं। बर्मा, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मदेश था, वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। भारत के बर्मा के साथ संबंध पुरातत्व और साहित्य के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भारत का संबंध बर्मा के साथ प्राचीन काल से स्थापित था। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध के 2 शिष्य तापुष और भल्लुक धर्म प्रचार के लिए बर्मा गए थे। ये स्पष्ट हो जाता है कि इस काल से ही 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के समय से ये संपर्क शुरू हो गया था। सम्राट अशोक के काल में स्थविर, उत्तर और सोण नाम के बौद्ध धर्म के प्रचारक बर्मा गए थे। इसके पश्चात भारतीय उपनिवेश बर्मा के अराकान, श्री क्षेत्र, थातोन और पीगू में स्थापित थे। शाम्यवंशीय राजकुमार अभिराज के द्वारा बुद्ध के काल के पूर्व ही यहाँ पर अधिकार स्थापित किया गया था, ऐसा कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। शंकिशा नामक नगरी इसके द्वारा इरावदी नदी के तट पर बसाया गया था, ऐसी मान्यता है। मोमेगन नामक गांव में 2 स्वर्ण पात्र प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पाली भाषा तथा कदम्ब लिपि में लेखन प्राप्त होता है। ये पाली भाषा, कदम्ब लिपि भारतीय उद्भूत हैं। इन 2 पात्रों के अतिरिक्त एक पोथी भी प्राप्त हुई है जो पाली भाषा में लिखित है। इससे भी स्पष्ट होता है कि भारतीयों का संपर्क यहाँ पर रहा था। 6वीं सदी में मान राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था। द्वारावती इसकी राजधानी थी। यह भारतीयों के द्वारा स्थापित की गई थी। 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक सनातन एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव बर्मा में था। इस काल में श्रीधर्म राजानुराज वंश का शासन था। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसके खंडहर अब भी हमें प्राप्त होते हैं, देखे जा सकते हैं। इस वंश में बालचंद्र और देवचंद्र नामक शासक प्रसिद्ध हुए थे। नाम से ही स्पष्ट है कि ये भारतीय नाम हैं। 9वीं, 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में पागन राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। इस वंश के प्रसिद्ध राजा अनिरुद्ध एवं अनवरत हुए थे, जिनके द्वारा ब्राह्मण या हिंदू सनातन धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया था। अनेक मंदिरों का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था। मोन जाति, जो यहाँ की मूल निवासी मानी जाती है, इन्हें भी ज़्यादातर लोग, इतिहासकार, भारतीय ही स्वीकार करते हैं, जो न सनातन धर्म को ये स्वीकार भी करते थे और हीनयान पंथ बौद्ध धर्म के इसको मानते थे। इसमें विवाद होता है, किंतु यहाँ के मूल निवासियों तक को भारत से गया हुआ माना जाता है। इस काल की मूर्तियाँ एवं अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। यह जाति निचली बर्मा में बसी हुई थी। यह प्रदेश रमज्य प्रदेश कहलाता था। यदि यहाँ के मूल निवासी नहीं हों, क्योंकि अगर भारतीय होंगे तो वहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे, अथवा उसको भी हमारे ही देश में सम्मिलित माना जाएगा, तो फिर उनको उस क्षेत्र का मूल निवासी माना जा सकता है।
तो निचली बर्मा में ये बसे हुए थे और यह रमज्ज प्रदेश कहलाता था, इसके प्रमाण मिलते हैं। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारतवंशियों ने यहाँ पर शासन किया। त्रिभुवन, आदित्य एवं धर्मराज नामक शासकों का शासन इस काल में यहाँ पर रहा था। दूसरा क्षेत्र था फूनान, कंबोडिया, कंपूचिया, फूनन या कंबुज, अलग अलग नाम से। कंबुज है वो, हम इसके आगे बात करेंगे और इस पर स्पष्ट करेंगे आपको कि इसी क्षेत्र को भी कहा जाता था, बल्कि इसके उत्तरी क्षेत्र को कंबुज कहा जाता था, उस पर हम चर्चा करेंगे। वियतनाम के पश्चिम में कंबोडिया की स्थिति है। चीनी भाषा में कंबोडिया को फूनन कहते हैं, इसीलिए इसको फूनान, फूनन, कंबोडिया, कंपूचिया, फूनन, कंबुज आदि नामों से जाना जाता है। प्रथम सदी में कोंडिन नाम का एक ब्राह्मण, ये नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कोंडिन कई बार इसका नाम आता है। कोंडिन नामक एक ब्राह्मण कंबोडिया गया। उसने वहाँ की राजकुमारी या कहें प्रसिद्ध महिला थी नगिनी सोमा से विवाह किया तथा यहाँ के असभ्य और पिछड़े हुए लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उसने यहाँ पर राज्य की स्थापना भी की। फूनन से एक दूत मंडल 240 ईस्वी सन में पाटलिपुत्र आया, इसके प्रमाण मिलते हैं। चीनी स्रोतों से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। 5वीं शताब्दी में यहाँ जयवर्मा के द्वारा शासन किया गया था। उसके द्वारा नागसेन नामक दूत चीन भेजा गया था। फूनन के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। रुद्रवर्मा और उसकी माँ कुल प्रभावती की संस्कृत भाषा के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में यहाँ शैव, वैष्णव और बौद्ध मत का पर्याप्त प्रचार था। इसके बाद कंबुज, हमने इसके पहले भी फूनन के साथ कंबुज को जोड़ा था। कंबोडिया के उत्तरी भाग को, कंबोडिया का ही हिस्सा है लेकिन उसके उत्तरी भाग को कंबुज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भी भारतीयों का उपनिवेश था। राजा भौवर्मा ने फूनन के राजा रुद्रवर्मा, कोई भी भारतीय थे, इनको अपदस्थ कर दिया और उसके राज्य पर अपने राज्य में उसको मिला लिया। इस क्षेत्र को हिंद चीन अथवा इंडो चाइना भी कहा जाता है। महेंद्र वर्मा ने शिवपद का दान किया था। ईशान वर्मा ने ईशानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। यह सम्राट हर्षवर्धन का समकालिक था। इस काल में धर्म एवं भाषा तथा संस्कृति के दृष्टि से यह क्षेत्र पूर्ण रूपेण भारतीय था। 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई, जो जावा स्थित क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसने फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया था। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा द्वितीय के द्वारा महेंद्र पर्वत के क्षेत्र को अंगकोर नाम से राजधानी बनाया गया। यहाँ भवन और मंदिर तथा सांस्कृतिक केंद्र इसके द्वारा स्थापित किए गए। जयवर्मा की मृत्यु के पश्चात जयवर्मा तृतीय तथा इंद्रवर्मन के द्वारा शासन किया गया। इंद्रवर्मन के द्वारा मंदिर, जलाशय आदि का निर्माण किया गया, जिसमें इंद्र तड़ाग झील को कहा जाता है, इंद्र तड़ाग भी था, इनके द्वारा बनाया गया था। यशोवर्मा के द्वारा शैव व बौद्ध धर्म एवं पतंजलि के महाभाष्य का प्रचार किया गया। इसके द्वारा कंबपुरी अथवा यशोपुरी नामक नगर बसाया गया था। इसके द्वारा पतंजलि के महाभाष्य पर टीका भी लिखा गया था। यह स्वयं शैव था तथा इसने बौद्धों को भी अपने राज्य में प्रश्रय दिया था, पर्याप्त दान दिया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था। सूर्यवर्मा प्रथम तथा सूर्यवर्मा द्वितीय प्रसिद्ध शासक हुए। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंगकोरवाट का विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, इसका इन्होंने निर्माण कराया था। इसे आपको स्मरण में रखना होगा। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंगकोरवाट का विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर लंबे समय तक इसको माना गया है, निर्माण कराया गया था। यह विष्णु मंदिर है तथा झील के मध्य स्थित है। इसके दीवारों पर रामायण का अंकन किया गया है। जयवर्मन सप्तम के द्वारा विशाल क्षेत्र में अंगकोरथाम नगर बसाया गया तथा बाओन का मंदिर बनवाया गया, जो 50 शिखरों वाला बृहद शिव मंदिर है। विद्यालय एवं विश्राम गृह भी इसके द्वारा यहाँ बनवाए गए। कंबुज में आज भी भाषा, धर्म, संस्कृति, स्थापत्य, मूर्ति, इन सभी पर स्पष्ट रूप से भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है। चौथा देश है थाईलैंड। यह बर्मा के पूर्व में स्थित है। 3री शताब्दी में यहाँ पर भारतीयों का प्रवेश हुआ।
इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र में द्वारावती राज्य, जो कंबोज से बंगाल तक फैला हुआ था, भारतीयों द्वारा स्थापित राज्य था। 7वीं सदी में युन्नान था, ये वास्तव में यूनान लिखा है, युन्नान या अन्नान प्रदेश में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ जो थाई जाति के द्वारा स्थापित था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ। थाई राज्य का एक भाग गंधार और दूसरा भाग विदेह यहाँ पर कहा गया है। दोनों भारतीय नाम हैं, गंधार और विदेह। यहाँ पर भी उसके नाम को रखा गया। मिथिला में बुद्ध, शिव एवं विष्णु की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। ये सारे भारतीय नाम हैं जो यहाँ भी रखे गए। विदेह में प्राप्त लेख थाई, संस्कृत और पाली भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ के पर्व और उत्सव आज भी भारतीयों जैसे मनाए जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीयता का प्रभाव कितना स्थायी था वहाँ। यहाँ 16वीं शताब्दी तक बौद्ध, शैव, वैष्णव तथा संस्कृत भाषा का प्रभाव राजनीति पर रहा था। थाई भाषा में संस्कृत एवं पाली के अनेक शब्द आज भी प्राप्त होते हैं, जिससे भारतीयता का प्रभाव यहाँ स्पष्ट हो जाता है। अंतिम क्षेत्र के रूप में मलाया अथवा मलेशिया प्रायद्वीप, 3री शताब्दी में राजकुमार मारोड़ के द्वारा यहाँ पर राज्य की स्थापना की गई, जो पाटलिपुत्र से संबंधित था। यह अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है, जानकारी हमको इसकी मिलती है। प्रारंभिक राजा गौतम, सुभद्र और विजय वर्मन थे, जो नाम से ही स्पष्ट है कि भारतीय थे। 4वीं से 5वीं शताब्दी में निर्बोन श्री धम्मराट अथवा लिंगोर नामक बस्ती भारतीयों के द्वारा यहाँ पर बसाई गई। धम्मराट में एक विशाल स्तूप और अनेक मंदिर थे। यहाँ संस्कृत भाषा, बौद्ध धर्म, शैव मत एवं वैष्णव मत का पर्याप्त प्रचार था और प्रसार भी हुआ था। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर शैलेंद्र साम्राज्य स्थापित हुआ, जो कि जावा में भारतीयों द्वारा स्थापित था। मलाया में आज भी ब्राह्मण परिवार निवासरत हैं, जो संस्कृत भाषा से परिपूर्ण हैं या उनको ज्ञान है। इस तरह से हमने 5 राज्यों में, 5 क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो थे उन पर किस प्रकार से भारतीयता का प्रभाव था और किस प्रकार से बृहत्तर भारत वहाँ पर स्थापित था, इस पर हमने चर्चा की। और यह भी देखा कि किन कारणों से, किन साधनों से भारतीयों का संपर्क या भारत का संपर्क इन क्षेत्रों के साथ हुआ था। इससे आगे दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों तक भारतीयता का प्रचार और प्रसार था और किस प्रकार से बृहद भारत स्थापित था।